जो हमने टॉपिक्स देखे उनमें हमने वन डायमेंशनल मोशन देखी। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है अगर आप ये बॉल देखें और इसको हम इधर को स्लाइड करें तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम कहते हैं ये वन डायमेंशनल मूवमेंट है। अब अगर मैं एक बॉल लूँ और उसे यहाँ से थ्रो करूँ तो ये बॉल ऑब्वियसली ये रास्ता फॉलो करेगी और यहाँ पर हिट करेगी। तो एट एनी पॉइंट ये बॉल टू डायमेंशंस में मूव कर रही थी, यानी ये एक्स की डायरेक्शन में भी जा रही थी और ये वाई की डायरेक्शन में भी जा रही थी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए से सी तक का डिस्टेंस उस बॉल ने कवर किया है वाई और एक्स की डायरेक्शंस में। तो मैं अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन से हाईलाइट करूं तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट से इसकी डायरेक्शन सेम थी, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में थी, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे थी, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में थी और ये सारी जगह पर सेम एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी है, इसे vx का नाम दे देते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और काम भी हो रहा है। राइट एट पॉइंट ए, क्या वो नीचे की तरफ मूव कर रही थी बॉल? नहीं, यानी y की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही थी। इस वजह से यहाँ पे इनिशियल y वेलोसिटी उसकी 0 थी। एट दिस पॉइंट a उसकी y की डायरेक्शन में ऊपर या नीचे कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर यहाँ पर उसकी नीचे की तरफ मूवमेंट थी, यहाँ पर भी नीचे की तरफ वेलोसिटी थी और यहाँ पर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी y की डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम थी, तो हम उन सबको vy कह देते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर लेते हैं कि इस टू डायमेंशनल मोशन में v वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है यानी x डायरेक्शन में था वो सेम था, बट जो y की डायरेक्शन में कंपोनेंट था वो चेंज हुआ। और हमें पता है जब भी कोई चीज ऊपर या नीचे की तरफ मूव करती है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है। तो अब जरूरी नहीं कि हम वहीं से बॉल को फेंकें, हम ये भी कर सकते हैं बॉल को यहाँ से किक करें और वो बॉल भी हो सकती है, रॉकेट भी हो सकता है, कोई भी ऐसी मूवमेंट जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम उसको शूट करें यहाँ से और वो ये रास्ता फॉलो करते हुए जाए, यानी कि उसको इनिशियल एक फोर्स लगाएं और फिर वो ऊपर जाए और वापस आए और ऐसा ही रास्ता फॉलो करेगी। तो जिस वेलोसिटी से वो शूट की यानी किक की तो उसकी वेलोसिटी को हम vi कहेंगे। vi का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और वो जो शूटिंग के वक्त का एंगल था एक्स एक्सिस के साथ उसे हम थीटा कहेंगे। और हम वेक्टर के चैप्टर से पढ़ चुके हैं किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम इस vi के वेक्टर के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं x की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है और y की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है। और मैं इसे अलग से लिख लूं तो हम यहाँ पे vi कह सकते हैं। और आपको मालूम है अगेन वेक्टर के चैप्टर से कि इसका y कंपोनेंट जो है वो vi sin थीटा होता है, यानी ये जो भी हमारे पास वेक्टर है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका y कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह x कंपोनेंट जो उसका है वो vi cos ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसके x कंपोनेंट आ जाता है। और ये वापस हम यहाँ पर भी रखकर देख सकते हैं कि vi जो है वो इनिशियल वेलोसिटी थी जहाँ से वो शूट हुआ, और vy जो है वो vi sin थीटा और vx vi cos ऑफ थीटा है। अब जब ये यहाँ से ट्रैवल करके आगे जाता है तो वो इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल बात खत्म हो गई। तो कहीं पर भी इस रास्ते में हम इसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहें x कंपोनेंट या y कंपोनेंट तो अब वो कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी। यानी फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर इस बॉल की वेलोसिटी देखूं और उसका x कंपोनेंट जो x की डायरेक्शन में होगा तो ये होगा, इसे हम कहेंगे ये vfx है, और जो y की डायरेक्शन में होगा वो vfy होगा। तो एट एनी पॉइंट जो हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की वो फाइनल होगा, सिर्फ इनिशियल वो था जो स्टार्ट में जिस वेलोसिटी के साथ वो शूट हुआ। अब अगेन यहाँ पर जब मैं इसकी वेलोसिटी देखती हूँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टॉप पर है, इस वक्त ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एट एनी पॉइंट जो हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की वो फाइनल होगा, सिर्फ इनिशियल वो था जो स्टार्ट में जिस वेलोसिटी के साथ वो शूट हुआ। अब अगेन यहाँ पर जब मैं इसकी वेलोसिटी देखती हूँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टॉप पर है, इस वक्त ये ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा, मतलब जाहिर है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो इसकी y की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है एट टॉप, लेकिन x की डायरेक्शन में ऑब्वियसली है, ये भी आगे की तरफ मूव कर रही है। तो फिर जब ये यहाँ से ट्रैवल
करके आया तो अब क्या हुआ, जो y की डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी थी वो डाउनवर्ड होगी क्योंकि ग्रेविटेशन इसे नीचे की तरफ पुल कर, और y की डायरेक्शन में स्टिल सेम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि VFX सेम है हर पॉइंट पर, यानी x की डायरेक्शन पर जो फाइनल वेलोसिटी सेम है, y चेंज हो रहा है। अगेन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो हमारे पास y है, फाइनल वेलोसिटी y की वो मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसे अपनी तरफ पुल कर रही थी। और जो x की डायरेक्शन में VFX वो फिर भी सेम रहेगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यानी VFX फाइनल वेलोसिटी x की डायरेक्शन में सेम थी जो इनिशियल थी, यानी VIX इज इक्वल टू VFX, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी x की डायरेक्शन में सेम थी और वो हमने कैलकुलेट की, वो क्या थी, VI cos ऑफ थीटा। तो अब हम मालूम करना चाहते हैं VFY यानी कि y की डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। तो उसके लिए हम मोशन की इक्वेशन यूज करेंगे, VFX इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VI अगेन हम यहाँ से देखेंगे y की डायरेक्शन में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी VI sin थीटा, तो VY जो है वो VI sin थीटा के आ गया। अब A जो है, जो भी चीज ग्रेविटी के अंदर एक्ट करती है, यानी ये ऊपर जाए या नीचे जाए, उस पे जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो A को हम G से रिप्रेजेंट कर देंगे, बट बिकॉज यहाँ पर हम देख सकते हैं जो Y की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन बनी VFY की वो बनेगी VI sin थीटा माइनस GT। अगर आप ये मालूम करना चाहें कि एट एनी पॉइंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो भी वेक्टर्स के चैप्टर में हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर करें और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लें, इसी तरह इसे यहाँ पर V है हाइपोटेन्यूज के, VFY है परपेंडिकुलर के, और बेस है VX के इक्वल। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बता रहा है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, यानी इसका जो स्क्वायर वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यही हम लेते हैं और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल में हमने OP से शो किया है, बेस OM से, और ये जो MP से। और अगेन अगर आप देखें तो जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारी वेलोसिटी है जिसको हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो V OP की जगह V स्क्वायर आ जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर का कंपोनेंट्स है वो VFY स्क्वायर आ जाएगा और जो बेस है वो VFX का स्क्वायर आ जाएगा। हम इंटरेस्टेड हैं V के लिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमें V मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर अंडर रूट जो है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट चीज है उसकी डायरेक्शन। तो अगेन डायरेक्शन हम लिखेंगे tan phi, यहाँ पर phi जो है एंगल है, इनिशियल शूटिंग एंगल है, तो वो इक्वल होगा VFY ओवर VFX के। अब हम अगेन अपनी जो एग्जाम्पल है उसको वापस देखते हैं। यहाँ पर से बॉल शूट हुई और उसने ये रास्ता फॉलो किया, मैं क्या करती हूँ दोबारा इसे यहाँ से शूट करती हूँ और यहाँ एक स्टॉप वॉच ऑन कर लेती हूँ। ये बॉल को यहाँ से स्टार्ट होने के लेके वापस दोबारा हिट करने तक के जो टाइम हमारी स्टॉप वॉच बता रही है, ये हमारा ऑब्वियसली कहलाएगा टाइम, कि कितना टाइम लगा। अगेन हम यहाँ से देख सकते हैं अपने ग्राफ में, इस एनिमेशन में, कि जो डिस्टेंस है या हाइट है ये मैक्सिमम है जो हमारी बॉल ने अचीव की y की डायरेक्शन में जब हमने इसे शूट किया। ये दूसरी बात। तीसरी बात हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमने उसे शूट किया और यहाँ पे जाके उसने हिट किया, तो ये डिस्टेंस है, वो हमारी रेंज है कि कितनी वो हमारी रेंज है कि कितनी दूर तक ये जाएगी, ये रेंज। तो इन तीनों चीज़ों को, यानी इस टाइम को,
इस हाइट को और इस डिस्टेंस को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में खास नाम दिए हैं। इसको हमने कह दिया ये टाइम जो था टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो हाइट थी इसे कह दिया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये जो डिस्टेंस था जो मैक्सिमम उसने ट्रैवल किया एक्स की डायरेक्शन में उसे हमने कह दिया ये हमारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये तीनों चीजें हम अलग लिख लेते हैं, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और इन तीनों को हमने सॉल्व करना है, मैथमेटिकली देखना है कि टाइम कितना लगा, इसको कितनी हाइट पे ये मैक्सिमम जा सकता है और कितनी रेंज होगी इसकी, और ये मालूम करने के लिए हम मोशन की तीनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। वो तीनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, उन तीनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल से कि हाइट कैसे है। अगेन इसको यहाँ से शूट करते हैं और x पे बॉल आती है, हम मालूम करना चाह रहे हैं ये हाइट कितनी है। अब इस वक्त जो s होगा यानी डिस्टेंस होगा उसे हम हाइट ले लेते हैं, और बिकॉज ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट हो रहा है तो हम माइनस जी ले लेंगे एक्सेलरेशन। एट दिस पॉइंट जो फाइनल वेलोसिटी है y की डायरेक्शन में वो क्या है, 0। एट दिस पॉइंट ना नीचे जा रहा है ना ऊपर, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम पॉइंट है VFY जो है वो है 0। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी ये इक्वेशन VF² VI² + 2AS इसको यहाँ से उठाती हूँ और यहाँ पे रख लेती हूँ। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको मालूम करने में, तो इस वैल्यू को मैं अलग करना चाहती हूँ। ये वाली वैल्यू VF² एज इट इज लिख लेती हूँ। यहाँ पर VI² के इक्वल के इस साइड पे है, इसको उठाकर दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, बाकी इक्वल के इस साइड पे क्या बचा, सिर्फ 2AS। तो 2AS को उठाकर यहाँ पर एज इट इज लिख लेती हूँ। अब इनमें a की वैल्यू हम अभी देख चुके हैं कि वो -g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी एक्ट कर रही है बॉल, उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो -g आ जाएगा। s जो है उसे हम हाइट ले लेते हैं, एंड जो VFY है वो हमारी इक्वल टू 0, और VI हम देख लेते हैं ये कैसे मालूम करें। वापस अपने ट्रायंगल देखते हैं, तो VI के दो कंपोनेंट्स है, x की डायरेक्शन में और y की डायरेक्शन में। ये चूंकि हम y की डायरेक्शन में जो कि हम मालूम करना चाहते हैं, इनिशियल y का कंपोनेंट होगा वो v sin थीटा, तो यहाँ पे मैं VI की जगह लिख दूंगी v sin थीटा। तो अगेन इक्वेशन को लिखते हैं VF² - VI² = 2AS। VF² 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये ऐसे ही रहता है। VI की वैल्यू हमने निकाली VI की sin थीटा, तो VI की जगह VI sin थीटा लिख देते हैं, और होल के स्क्वायर है तो होल एज इट इज लिख देते हैं, एंड 2 वैसे लिखेंगे। a की जगह -g, s की जगह h, मतलब हाइट हमारी जो हम मालूम करना चाहते हैं। तो अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 0 तो खत्म हो गया, माइनस वैसे लिख लेते हैं VI² थीटा। साइन जो स्क्वायर है ये VI पे भी एप्लीकेबल होगा, साइन थीटा पे भी एप्लीकेबल होगा। साइन थीटा पे अप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 2 वैसे ही लिखेंगे। ये जो माइनस है ये बाहर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा -2gh। हमारी इक्वेशन बनी -VI² sin स्क्वायर थीटा = -2gh। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा VI² sin स्क्वायर थीटा = h। अब ये जो 2g है उठाकर हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू ये बनी, h = VI² sin स्क्वायर थीटा / 2g। तो इस इक्वेशन को देखकर आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट हमारी बॉल अचीव करेगी वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, सेकंड उसके थीटा क्या था, एंगल क्या था एक्स एक्सिस के साथ। तो हमने मालूम कर लिया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम मालूम करना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन ये वाली उठाकर यहाँ ले जाते हैं जो कि है s = VIT + ½ AT²। a को हमने देख लिया, यहाँ पर -g होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपोज कर रही है काम को। s हम देख चुके हैं, VI = sin थीटा हमारा जो y डायरेक्शन में है। तो हम टाइम कौन सा कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं जब वो यहाँ से शूट हुई और प्रोजेक्टाइल मोशन होते हुए यहाँ पर हिट की। अगर हम डिस्टेंस देखें, हाइट देखें, जब वो हिट हुई
तो वो 0 है, क्योंकि वो जितना ऊपर गई थी उतना ही नीचे आ गई। तो हमारा s जो कि डिस्टेंस या इस केस में हाइट लेंगे वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं s इज इक्वल टू 0। तो अब जो वैल्यू है हम वो डाल देंगे, s की जगह 0 एंड vi की जगह vi साइन थीटा डाल देंगे। t वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा, हाफ वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा। जो a था उसको हम लिख देंगे -g और t स्क्वायर वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा। सो अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि यहाँ t इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। सो t को हम कॉमन ले लेते हैं। जब t कॉमन लेंगे तो यहाँ vi साइन थीटा बच जाएगा, वो वैसे ही लिख लेते हैं। और ये जो माइनस है ये प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, फिर हाफ वैसे का वैसा ही आ जाएगा एंड g, और यहाँ t स्क्वायर था यानी 2 t's थे, एक हमने बाहर ले लिया तो अंदर सिर्फ एक बच गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बची। अब ये जो t है दूसरी तरफ ले जाकर 0 से डिवाइड कर दूंगी तो 0/t लिख देंगे। तो यहाँ बाकी जो है ब्रैकेट हमारी वैसे की वैसे ही लिखी रहेगी और हम इसे ऐसे लिख देंगे। यहाँ से जो हम सेपरेट करना चाहते हैं वो अपना t है, टाइम। तो आपको मालूम है 0 से अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है, तो यहाँ 0 लिख देते हैं और बाकी टर्म हम ऐसे की ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं इस टर्म को अलग करने में, क्योंकि इसके साथ ही हमारी t है तो इसे उठा के इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये बन जाएगा हाफ gt और इक्वल के इस तरफ बच जाएगा, इक्वल के इस तरफ सिर्फ ये टर्म बच जाएगी यानी vi साइन थीटा। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2vi साइन थीटा ऊपर बन जाएगा और g बिकॉज t से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे t बन जाएगा t इज इक्वल्स टू 2vi साइन थीटा ओवर g। और ये है वो टाइम जो हमारा प्रोजेक्टाइल शूट होने से लेके ग्राउंड के वापस हिट करने तक जो टाइम वो लेगा वो इक्वल होगा इसके। अब हम लास्ट चीज है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो देखते हैं वो क्या होती है। अगेन हम अपनी एग्जांपल लेंगे जहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, यहाँ से शूट हुई यहाँ तक गई, ये जो डिस्टेंस है जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ से एंड हुई इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमें मालूम है वेलोसिटी की डेफिनेशन से कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हम इंटरेस्टेड हैं डिस्टेंस मालूम करने में, टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया हमारे प्रोजेक्टाइल में। तो यहाँ पे d जो है वो हम रेंज कह देते हैं, जो मोशन डिस्टेंस है t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है और v जो है इनिशियल वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, t को उठाकर हम v से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो d हमारा अलग वैल्यू निकल आएगी। इसको d इज इक्वल्स टू vt हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर वैसे भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल्स टू vt। यहाँ पे d को हमने कहा हमारी रेंज है, हम इसे r से चेंज कर देते हैं। v जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और t जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया, t इज इक्वल्स टू 2vi साइन थीटा ओवर g। vi क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, r इज इक्वल्स टू vi t देख लिया। इनिशियल वेलोसिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम वापस अपना वेक्टर ले लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि रेंज के लिए हम कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, vx या vy, ये हमने देखा। अब इसके लिए मैं आपकी हेल्प लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि रेंज जो है वो किस एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, हम x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, vi cos ऑफ थीटा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ गई vi cos ऑफ थीटा। यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, इजी स्टेप रह गया, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। vi cos ऑफ थीटा इंटू 2vi साइन थीटा ओवर g, ये हमारी रेंज है। इसे मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे, vi से मल्टीप्लाई होके 2vi स्क्वायर हो जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। ये cos थीटा और sin थीटा है, इसे ऐसे ही लिख देंगे। डिनोमिनेटर में g है और g वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, vi स्क्वायर ओवर g को अलग लिख देते हैं और 2 cos थीटा sin थीटा को ऐसे लिख देते हैं। ये हमने क्यों लिखा, आप फर्स्ट ईयर मैथ के 12th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस पढ़े होंगे, अगर नहीं अभी तक पढ़े तो उन्होंने बड़ी डिटेल से इन फॉर्मूलों को सिंप्लीफाई किया। तो 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा, ये हम आपको बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। 2 cos थीटा sin थीटा लिख लेते हैं, वहां पे sin 2 थीटा लिख देते हैं।
तो यहाँ से मेरे पास रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा vi²/g इंटू साइन 2 थीटा। अब इसको हम जरा साइड पे रखते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट एंगल में सेम इनिशियल वेलोसिटी रखते हैं, डिफरेंट एंगल से शूट करते हैं प्रोजेक्ट, तो पहले हम 30 डिग्री पे करते हैं और हमें ये रेंज मिलती है। फिर हम 45 पे करते हैं और हमें ये रेंज मिलती है जो कि 30 से ज़्यादा है। फिर और एंगल बढ़ा देते हैं, 60 कर देते हैं, 60 करते हैं तो देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें कम रेंज मिली। जैसे आप देख सकते हैं 60 यानी 45 के मुकाबले में बिल्कुल 30 वाली रेंज पर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम रेंज है वो 45 डिग्री एंगल पर हमें मिलती है। अगर एंगल इससे छोटा होगा या इससे एंगल बड़ा होगा सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो हमारी रेंज हमेशा कम होगी। तो हम देखते हैं कि मैथमेटिकली हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज है। तो इस इक्वेशन में जो g है वो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी हमने कहा कि सेम रखनी है, सिर्फ जो वेरी होगा थीटा होगा। आप सबको बेसिक 9th 10th से ये मालूम है कि 0 डिग्री हो तो साइन 0 देता है, साइन 90 का आंसर 1 आता है, साइन 180 का आंसर 0 आता है, साइन 270 का आंसर -1 आता है और साइन 360 का आंसर भी 0 आता है। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे टेबल पे क्या है 1, मिनिमम वैल्यू क्या है -1। तो हम इंटरेस्टेड हैं मैक्सिमम वैल्यू में कि मैक्सिमम रेंज क्या है और वो कब आएगी जब साइन 90 होगा। हमारे पास साइन 2 थीटा है तो थीटा में क्या रखूं साइन में 90 हो जाए। ऑब्वियसली यहाँ मैं थीटा 45 के इक्वल रखूं तो आप देखिए 45 इंटू 2 आंसर आएगा 90, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है साइन की, दैट मीन्स जो मैक्सिमम रेंज हमें प्रोजेक्ट की अचीव हो सकती है, हमने ग्राफिकली भी देखा, वो तब हो सकती है जब थीटा जो है 45 डिग्री हो। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।